लाइन कट गया था तो वीडियो बीच में कट गया आपका, 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। ये बस जो प्रमोशनल सेल प्रमोशन वाला है उसका अलग से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे, यही बता रहा है। RTC shall not be available to the supplier on the input service and capital good to the extent they are used in relation to gifts or free sample distributed without any consideration. However, where the activity of distribution of gift or free sample fall within the scope of supply, मतलब शेड्यूल 1 में अगर फॉल कर गया ना तो गिफ्ट और फ्री सैंपल जो भी दे रहे हो उस केस में उस पर फिर GST लगेगा और आप ITC के लिए एलिजिबल भी होंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि अगर किसी रिलेटेड पार्टी को भले ही तुमने गिफ्ट दिया, ठीक है, अगर रिलेटेड पार्टी को गिफ्ट भी दोगे ना तो सप्लाई में कवर हो जाएगा। अगर सप्लाई में कवर होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में बताया गया था, रूल के अंदर कवर था ये, ठीक है, कि रिलेटेड पार्टी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। शायद पहला था आपका उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू, फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी। उसके बाद गुड्स के केस में ऑप्शन दिया गया था आपको कि आप 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो उस वाले केस में भले ही गिफ्ट हो फ्री सैंपल हो, ITC ब्लॉक नहीं है, ITC अलाउ है। शर्त क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाइए, वैल्यू निकालिए, GSTR 1 में फाइल करिए, आपको मिलेगा, ठीक है। अब जो बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर है उसमें क्या होता है, तो बाई 1 गेट 1 का कहने का मतलब ये है कि इसमें इंडिविजुअल सप्लाई नहीं माना जाता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ्री गुड्स के लिए है, वहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई हो रहा है सिंगल प्राइस के लिए, ऐसा माना जाता है। इस केस में ITC अवेलेबल है, समझ गए, और आप ITC ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आगे समझ में। इट कैन एट बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। इस केस में आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक के बदले एक है। हाँ, आप कम दाम पे बेच रहे हो सकता है बाई 1 गेट 1 के केस में आपको प्रॉफिट ना बच रहा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉफिट ना बच रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप कम दाम में बेच रहे हैं, ITC लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, आपने 2 सामान के बदले एक सिंगल प्राइस पे किया है, समझ गए। दूसरा होता है बाई मोर सेव मोर, ठीक है। अब बाई मोर सेव मोर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ठीक है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए क्या कहा गया था वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, यही कहा गया था ना कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई एग्जिस्ट होना चाहिए, डिस्काउंट का टर्म जो है एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर टर्म एग्जिस्टेंट में है, ठीक है, तो और जब बाद में जब डिस्काउंट दिया गया उस केस में फिर रिवर्सल ऑफ ITC बाय द रिसिपिएंट, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस केस में ITC अलाउ है। तो बाई मोर सेव मोर के केस में भी ITC अलाउ है, बस वो 2 कंडीशन जो 15(3) के अंदर मेंशन है वो कंप्लाई होना चाहिए, समझ गए। रिवर्सल ऑफ ITC और बिफोर एट टाइम सप्लाई एस्टैब्लिश्ड, ठीक। सेकेंडरी डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, डी डिस्काउंट विच आर नॉट नोन, पता नहीं था। जब नहीं पता था तो पहला कंडीशन फेल हो गया, जब पहला कंडीशन फेल हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर द डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट अ टाइम ऑफ सप्लाई और ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर, ठीक है। सप्लाई के बाद ये डिस्काउंट दिया जाता है। सच डिस्काउंट शेल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के समय, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के समय नहीं पता था आपको, तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू में इंक्लूडेड होगा। जो भी 100 रुपया था, डिस्काउंट बाय द वे 10 रुपये का था, कोई बात नहीं, आपने 100 पे ही टैक्स कलेक्ट किया और जमा किया है, ठीक है। 100 पे ही टैक्स कलेक्ट किया है और फिर जमा किया है, तो यहाँ तो ये लेस करेगा नहीं, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था और कंडीशन पहले ही फेल हो चुका है। 15(3) का फर्स्ट कंडीशन कि एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई फेल हो चुका है। क्योंकि वो फेल हो चुका है तो ऑब्वियस सा बात है, आपने पूरे 100 रुपये पे, इसमें क्या कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये डिस्काउंट इसको इफेक्ट नहीं कर रहा तो ITC को क्यों इफेक्ट करेगा, आया समझ में, समझ गया।
हाँ, अब ये टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए क्या कहा गया। होता क्या है कि मेडिसिन के बिजनेस में क्या होता है कि जो ट्रेडर है वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीद के ले आता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के ले आता है। अब अगर मेडिसिन एक्सपायर हो गया तो वहाँ टर्म्स रहता है कि मेडिसिन एक्सपायर होने पे आप हमें वापस कर दीजिएगा, ठीक है। अब जब ये मेडिसिन वापस होगा तो वहाँ दो तरीके से वापस होता है, ठीक है। पहला तो एज अ फ्रेश सप्लाई, समझ गए, और दूसरा होता है क्रेडिट नोट के थ्रू, समझ गए। अगर एज अ फ्रेश सप्लाई वापस किया गया तो क्या होगा, और एज अ क्रेडिट नोट के थ्रू अगर वापस हुआ तो क्या होगा, समझ गए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली एक्सपायर होने के बाद क्या करने का। अब अगर फ्रेश सप्लाई के थ्रू किया गया, टाइम एक्सपायर्ड गुड एज अ फ्रेश सप्लाई, अगर ऐसा है तो अगर फ्रेश सप्लाई के थ्रू किया है, पर्सन रिटर्निंग अ टाइम एक्सपायर्ड गुड इज रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन। अब कंपोजिशन सप्लायर था अगर ट्रेडर, तो ऑब्वियस बात है रजिस्ट्रेशन ले रखा था लेकिन उसको आईटीसी तो अवेल किया नहीं था, तो उस पर कोई कंप्लाइंस नहीं है, ठीक है, अपना वापस कर दे चुपचाप। एक आईटीसी जो भी था उसका ब्लॉक ही था। ही मे एट हिज ऑप्शन रिटर्न द सेड गुड बाय ट्रीटिंग इट एज अ फ्रेश सप्लाई एंड देयर बाय इशूइंग ए इनवॉइस, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, जो भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचेगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि अब गुड डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि फ्रेश सप्लाई की तरह वापस किया है, तो ऑब्वियस बात है इनवॉइस इशू करेगा, पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, उसमें जीएसटी कलेक्ट करेगा, दिस डैट सब कुछ होगा, ठीक है। तो अगर एज अ फ्रेश सप्लाई वापस किया है तो उस केस में क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय करना है, ऑब्वियस बात है जो भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर गुड्स को डिस्ट्रॉय करेगा वो आईटीसी नहीं ले सकता, ठीक है, समझ गया। आपको ये लाइन कंफ्यूज कर रहा होगा, मुझे भी कंफ्यूज किया था अभी इसने। द होल सेलर और मैन्युफैक्चरर एज द केस में बी हु इज रिसिपिएंट ऑफ सच रिटर्न सप्लाई शैल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। ये क्यों लिखा, ठीक है एलिजिबल है, आईटीसी के एलिजिबल है, मैंने क्या कहा, अगर वो गुड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ध्यान दीजिए वो लाइन कहाँ लिखा हुआ है, वेयर द गुड्स रिटर्न बाय रिटेलर होल सेलर एज अ फ्रेश सप्लायर डिस्ट्रॉयड ही इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स। तो रिवर्स करेगा जब अवेल करेगा तब ना, मैं कह रहा हूँ अवेल ही मत करो, रिवर्स क्यों करोगे, नहीं समझे। दोनों चीज़ें, या तो अवेल ना करे या तो अवेल करे तो फिर रिवर्स करे। तो एलिजिबल है अवेलमेंट के लिए, वही चीज़ ऊपर लिखा है कि एलिजिबल है अवेल करने के लिए, अवेल कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करना है तब उसको रिवर्स करना पड़ेगा, समझ गए। यही उसका पूरा कहानी है, माने कि होल साइकिल जो है। इन केस द पर्सन रिटर्निंग अ टाइम एक्सपायर्ड गुड इज अ कंपोजिशन सप्लायर। अब जो कंपोजिशन टैक्स पेड तो ऑब्वियस बात आईटीसी अवेल तो किया नहीं था, और जब गुड सप्लाई करेगा तो भी उसको टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं, मतलब जीएसटी लेगा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आरटीसी इन्वॉल्व ही नहीं है कंपोजिशन सप्लायर के केस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं, समझ गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ अ मैन्युफैक्चरर हैज़ अवेल्ड आईटीसी ऑफ ₹10 एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन वैल्यूड एट ₹100 एट अ टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सच मेडिसिन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी के टाइम जो फ्रेश इनवॉइस इशू हुआ उसमें आईटीसी ₹15 था, ठीक है। जो होलसेलर वापस किया उसमें ₹15 जीएसटी कलेक्ट किया गया, तो ये ₹15 के लिए एलिजिबल है, वो अवेल कर सकता है, पर शर्त क्या है, उसको फिर ₹15 रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यही चीज़ क्रेडिट नोट के थ्रू करता है, जो शायद यहाँ पे नहीं दिया गया है, चैप्टर 9 में दिया गया है, यही चीज़ अगर वो क्रेडिट नोट के थ्रू करता है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा उसको, ये गुड्स तो बेचा नहीं, वापस आ गया, किसको, रेसिपिएंट को, होलसेलर को, ट्रेडर को, समझ गया। और जब ये गुड डिस्ट्रॉय करेगा तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्या, ₹10, ठीक है, जो आईटीसी अवेल किया था मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको। तो वो वाला केस चैप्टर 9 में है, ठीक है। टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस डिटेंशन कॉन्फिस्केशन, इस केस में जो भी टैक्स पे होता है उस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और 17(5) यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलिए
ख़त्म करते हैं।